अब नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको बोलते हैं असंग जनन, एपोमिक्सिस। मैंने एक बात बताई थी आपको इस चैप्टर के शुरुआत में कि एक पादप के दो भाग होते हैं, एक होता है भाग जननिक भाग, दूसरा होता है कायिक भाग। जो जननिक भाग होता है वो पादप का होता है पुष्प, फ्लावर, क्योंकि फ्लावर में ही उसके दोनों नर जननांग और मादा जननांग दोनों छुपे हुए हैं। तो अपन ने पूरा अभी तक जो अपन ने स्टडी की है ना, अभी तक जो अब खत्म किया है मैंने, वो सारा था रिप्रोडक्टिव पार्ट का, सारा मटेरियल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड था। तो अपन ने रिप्रोडक्टिव पढ़ लिया। इस रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन ने एम्फीमिक्सिस बोला था। एम्फीमिक्सिस का मतलब होता है किसी भी प्लांट का बनना किसकी हेल्प से, पहला था अर्धसूत्री विभाजन से, दूसरा था नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन से किसी भी नए जीव का निर्माण रिप्रोडक्टिव या फिर एम्फीमिक्सिस कहलाता है। समझ में आई? अब एपोमिक्सिस क्या होता है, जिसको बोलते हैं असंग जनन। एपोमिक्सिस होता है किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल का बनना, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन और नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन वाली प्रोसेस के बिना, एब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड एब्सेंस ऑफ सिनगेमी ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मतलब ना उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। मैं बता देती हूं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में असंग जनन। रिप्रोडक्शन को केवल जनन बोल रहे थे, ठीक है, इसको बोलते हैं असंग जनन। असंग जनन मतलब ना तो इसमें मियोसिस होगा, इस जनन में ना मियोसिस होगा और ना ही होगा सिनगेमी। सिनगेमी क्या होता है, नर जनन और मादा जनन युग्मकों का दोनों का फर्टिलाइजेशन होना। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं नो मियोसिस और नो फर्टिलाइजेशन, ये मस्ट है इसमें। मतलब अगर आज अपन ये बोलते हैं कि एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, तो क्या मैं सही बोल रही हूं या गलत बोल रही हूं? जो असंग जनन है और जो संग जनन है, मतलब जो नॉर्मल जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है अपन ने, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, एम्ब्रियो होगा, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा। बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होगा, उसमें बोल देंगे अपन उसको एम्ब्रियो और इसमें बोल देंगे अपन उसको रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल, ठीक है। एक्टिव जरूर होगा, लेकिन सिनगेमी मतलब जो एम्फीमिक्सिस है उसमें मियोसिस भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन इसमें ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रही। अब एपोमिक्सिस को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो टाइप्स होते हैं एपोमिक्सिस के। पहला है एगेमोस्पर्मी, पहला है एगेमोस्पर्मी, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला है एगेमोस्पर्मी, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एगेमोस्पर्मी को हिंदी में भी एगेमोस्पर्मी बोलते हैं और इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब अपन थोड़ा सा विस्तार पूर्वक एगेमोस्पर्मी को पढ़ लेते हैं।
मैंने बताया एपोमिक्सिस दो तरीके से होता है। एपोमिक्सिस होता है एगेमोस्पर्मी और दूसरा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो इसमें से अपन पहले एगेमोस्पर्मी के 4 टाइप्स है, उन चारों को पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना अपन ने पार्ट किया ना, नीट में अगर मान के चलो, नीट के एग्जाम में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आता है, 6 क्वेश्चन मान के चलो, अगर 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो ये जो चार्ट बनाने वाली हूं ना मैं, इससे रिलेटेड आता है। सोचो जो आज का लेसन है वो आपके नीट के 3 क्वेश्चन कवर कर लेगा। और अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं उनमें रिमेनिंग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो कौन से वाले लेक्चर का वेटेज ज्यादा है? आज वाले लेसन का वेटेज ज्यादा है। और वेटेज भी तब ज्यादा है जिस तरीके से फ्लो चार्ट में मैं बना रही हूं, उसी वे में आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे उसको, तभी आपको देखना मजा आएगा याद करने में। अब मैं पहला बता रही हूं, इसका पहला है, इधर लिख रही हूं, दैट इज अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, पहले सबके नाम लिख लेते हैं। दूसरा है अपबीजाणुकता। तीसरा है द्विगुणन बीजाणुता। और फिर लास्ट वाला है अनिषेक जनन। समझ रहे हो? एगेमोस्पर्मी को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपस्थानिक भ्रूणता, दूसरा है अपबीजाणुकता, तीसरा है द्विगुणन बीजाणुकता, चौथा है अनिषेक जनन। अब ना उस शीट को भूल जाओ जो आपको दे रखा है, सीधा सीधा यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस वो याद करो और किससे क्या बन रहा है वो याद करो। अगर आप उस शीट पे जाओगे तो पक्के से खिचड़ी बन जाएगी। पहला आता है अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है? अपस्थानिक भ्रूणता में यह होता है, बेटा एक चीज बताओ, अपन ने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था क्या था? पेटल था, जायांग थी ना, कार्पल। उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी बीजांड की संरचना। अंडाशय के अंदर बीजांड की संरचना जो अलग अलग शेप की होती है, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस, ये सब बताया था, ऑर्थोट्रोपस। तो जो अपनी बीजांड की संरचना है उसमें बताओ मेरे को कौन कौन तो हैप्लॉइड होता है, कौन कौन डिप्लॉइड होता है, मतलब कौन तो अगुणित होता है और कौन द्विगुणित होता है। अगुणित संरचना पहले देखते हैं अपन कौन कौन सी होती है। अगुणित संरचना होती है, पहली तो होती है अंड कोशिका, दूसरी होती है सहायक कोशिका, तीसरी होती है प्रतिमुखी कोशिका, और कौन सी होती है? बस द्वितीय केंद्रक नहीं होता है क्योंकि वो 2 केंद्रकों से बनके डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक, अब इनके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, जैसे न्यूसेलस, न्यूसेलस मतलब बीजांड का है, जैसे इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण, ठीक है, ये दोनों हुई, आउटर इंटेग्यूमेंट हुआ, इनर इंटेग्यूमेंट हुआ, या फिर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कौन सा था? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश जिसमें ये 7 कोशिकाएं अरेंज थी, ये सब डिप्लॉयड होती है। बस आगे समझ में। अब आगे की बात अपन पढ़ते हैं, आगे की स्टोरी उसी से रिलेट करते हैं। अगर भ्रूण का विकास सीधे सीधे किससे हो जाए, या तो बीजांड काय से या फिर इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण से हो जाए, तो उस चीज को बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। भ्रूण का विकास किससे? या तो न्यूसेलस से या फिर इंटेग्यूमेंट से।
और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही द्विगुणित संरचनाएं हैं। चलो वापस बताती हूं। अगर भ्रूण का विकास न्यूसेलस मतलब बीजांडकाय, इंटेग्यू मतलब अध्यावरण, अगर भ्रूण का विकास बीजांडकाय या फिर अध्यावरण से हो जाता है, जो कि दोनों ही द्विगुणित संरचनाएं हैं, तो अपने पास द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब एक बात बताओ, द्विगुणित भ्रूण जो बन रहा है उसमें मियोसिस हो रहा है? नहीं। उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है? नहीं। वो दोनों की ही एब्सेंस में बन रहा है, सीधा का सीधा 2n कोशिका है जो 2n भ्रूण बना रही है। ठीक है। दूसरा आता है अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता में क्या होता है? भ्रूण का विकास अब ये बीजांडकाय और अध्यावरण, इन दोनों को छोड़ के तीसरी कौन सी संरचना होती है जो द्विगुणित होती है बीजांड के अंदर? याद करो, अभी अभी बताई थी, भ्रूण कोश, जिसके अंदर सारी कोशिकाएं अरेंज होती है। ठीक है। भ्रूण का विकास अगर भ्रूण कोश से हो जाए, ये भी द्विगुणित है। तो इसको बोलते हैं अपबीजाणुकता। ठीक है। इसमें हो रहा है बीजांडकाय और अध्यावरण से विकास, और इसमें हो रहा है भ्रूणकोश से विकास। अब तीसरा है अपनी द्विगुणन बीजाणुता। इसमें यह होता है कि जो अपनी मेगास्पोर मदर सेल है, जो कौन सी थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, उसी में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, याद है? उसी में अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक कोशिका आगे आके फिर वो मेल गेमेट के साथ फ्यूज होके निषेचन बना रही थी। समझ में आ रही है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल है वो पहले बनाएगी भ्रूणकोश, और ये जो भ्रूणकोश है ना, ये जो भ्रूणकोश है ना, इसके अंदर जो फर्टाइल एग के अलावा, मतलब निषेचित अंडे के अलावा और कोशिका कौन कौन सी है? एक तो सहायक कोशिका है और एक प्रतिमुखी कोशिका है। तीन बच रही है ना, 2 तो सहायक कोशिका बच रही है और तीन प्रतिमुखी कोशिका बच रही है। उन 5 कोशिकाओं से अगर कोई भी एक इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है तो वो द्विगुणित बीजाणुकता कहलाती है। 1 मिनट, दूसरा चेंज करने दो। अब जो भ्रूण का विकास है, वो निषेचित अंडे के अलावा किसी निषेचित अंडे के अलावा अन्य कोशिका से अब इस डिप्लोस्पोरी मतलब द्विगुणन बीजाणुकता, और जो अपन ने नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी तक पढ़ा है उसके अंदर जो हुई थी अपनी मेगास्पोरोजेनेसिस, उसमें क्या फिर डिफरेंस हुआ? उसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो अपनी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद एक अगुणित कोशिका बन रही थी, जो आगे जाके वो अंड कोशिका से अंड कोशिका में चेंज हो रही थी। जो अंड कोशिकाएं थी जो मेल गेमेट के साथ फ्यूज होके निषेचन करके फिर एम्ब्रियो बना रही थी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ना तो मियोसिस हो रहा है और ना ही इसमें निषेचन हो रहा है। इसमें डायरेक्टली वो ही बन रहा है। इसमें डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल है, पहले एम्ब्रियो सेक बनाएगा। एम्ब्रियो सेक बनने के बाद में जो अपनी एम्ब्रियोनल कोशिका है उसको छोड़ के जो रिमेनिंग प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका, इन दोनों में से कोई अगर डेवलप होके एम्ब्रियो बना लेती है
इसको अपन बोलते हैं द्विगुणन बीजाणुता। लास्ट है अपनी अनिषेक जनन, जिसको अपन इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने बताया था, बनाना बताया था ना। वो होता है अगर भ्रूण का विकास बिना निषेचन के हो जाता है, अगर भ्रूण का विकास बिना निषेचन के होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन पार्थेनोजेनेसिस, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था अपना बनाना। बनाना में कभी बीज देखा है? नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा। किसी ने देखा हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ कभी केले में बीज निकला था हमारे। नहीं होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनिषेक जनन का, उसमें कोई बीज नाम की प्रोसेस नहीं बनती है। ठीक है, अब चारों समझ में आ गए। अपस्थानिक भ्रूणता, अपबीजाणुता, द्विगुणन बीजाणुता और चौथा लास्ट में है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। आगे समझ में बात। अब अपन आगे पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा। आई होप आपने सबने साथ में लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रही हूं। अब मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन के आपको कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन किसी भी वेजिटेटिव कायिक प्रोपग्यूल की वजह से नए के नए प्लांट का बन जाना। अब ये कायिक प्रोपग्यूल क्या बताया मैंने? फ्लावर के अलावा जड़, तना, पत्ती, इनमें से कोई एक भी आगे विकसित होकर किसी नए प्लांट को बना लेता है तो उस पार्ट को बोलते हैं प्रोपग्यूल। अगर जड़ बना लेता है, नया प्लांट बनाने में जड़ सक्षम होता है तो उसको बोलते हैं रूट प्रोपग्यूल। अगर वही चीज तना बनाने में सक्षम हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेम प्रोपग्यूल, और वही चीज अगर लीफ बना लेती है तो उसको बोलते हैं लीफ प्रोपग्यूल। तो ये दो तरीके से होता है, मैं मिटाना पड़ेगा। कायिक प्रवर्धन। अब ये जो कायिक प्रवर्धन है वो दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरली, दूसरा होता है आर्टिफिशियली। एक होता है नेचुरली, दूसरा होता है आर्टिफिशियली। नेचुरली वो होता है जो प्राकृतिक रूप से होता है, किसी भी बाहरी सोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आर्टिफिशियली जो इंड्यूस करके करवाया जाता है। ठीक है, अब नेचुरली होता है, उसके एग्जाम्पल्स, बच्चा इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो आप समझ लो एक साल का भी कुछ नहीं छोड़ता है। मतलब हर साल आता है, ऐसा नहीं कि इस 2017 में आ गया, 18 में नहीं आएगा, 19 में आएगा, फिर 20 में नहीं आएगा, 21 में आएगा, नहीं, कॉन्टिन्यूअसली आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं बता रही हूँ नेचुरली में अगर पहले अगर रूट से हो जाए, रूट से अगर कायिक प्रवर्धन हो जाए तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया बटाटा। सर्दियों में शकरकंद आती है, पता है ना सबको, वो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं आइपोमिया बटाटा। ठीक है, वो एग्जाम्पल होता है रूट से मॉड्यूलेटेड ट्यूबरस रूट का बनना, शकरकंद। ठीक है, ये होती है आइपोमिया बटाटा, रूट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। मतलब शकरकंद को अगर जमीन में बोते हैं तो उसको कोई जड़ तना पत्ती नहीं चाहिए, उसकी जड़ होती है वो ही वेजिटेटिव प्रोपग्यूल का काम करती है। एक जड़ मॉडिफाई होके दूसरी ट्यूबरस रूट बना लेती है, जिसकी वजह से दूसरा प्लांट, दूसरी शकरकंद बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये है रूट का एग्जाम्पल। अब दूसरा है
अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल, अंडरग्राउंड। अब प्लीज आप मत बोलना कि मैम हिंदी मीडियम के हैं हम, हमें हिंदी में करवाओ। अभी में आपको समझ में आएगा, कंद, मलकंद, प्रकंद, ये सब पढ़ोगे ना तो सारे कंद एक जैसे लगेंगे। फिर प्रकंद, मलकंद, आई डोंट नो, प्रकंद प्रकंद जो भी नाम है वो सारे एक जैसे लगेंगे। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए मैं बता रही हूँ, इंग्लिश के टर्म्स ही याद करने जरूरी होंगे बच्चा। अंडरग्राउंड स्टेम। अब इस अंडरग्राउंड स्टेम के कौन कौन से एग्जाम्पल है? पहला है कोम, दूसरा है राइजोम, तीसरा है बल्ब, चौथा है ट्यूबर एंड पांचवा है सक्कर। बता सकते हैं एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है कोम का क्रोकस, क्रोकस। राइजोम का है हल्दी अदरक, बल्ब का है प्याज लहसुन, ट्यूबर का है आलू एंड शक्कर का है पुदीना। देखो मैं बोल रही हूं इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपने पास है ना, कभी कभी अपन को ये तो याद रहता है, ये तो याद रहता है कि हल्दी अदरक आलू प्याज लहसुन ये सब अंडरग्राउंड स्टेम के कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं, ये याद रहता है, ये 100% बच्चों को याद रहता है। लेकिन एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है जमीकंद तने का प्रकार है। अब वो मैंने यही बोला ना आपको, जमीकंद, प्रकंद, मूलकंद, ये सब करके कंद कंद करके आ जाएगा ना तो वहां पे नहीं याद रहेगा। वहां पे अपन को बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री चारों का एक साथ में एग्जाम देना है, चारों का प्रेशर है उस एग्जामिनेशन हॉल में। तो अपन क्यों ना प्रेशर देने के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत है, तो क्यों ना अपन जूलॉजी बॉटनी में कुछ चीजें ट्रिकी पढ़े जिससे अपना प्रेशर कम हो जाए वहां पे, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद करो, सारी की सारी। अब बताओ, ये जमीकंद प्रकंद प्रकंद बोलोगे उससे तो अच्छा ये इंग्लिश के वर्ड याद करना होता है। बल्ब याद करो, बल्ब एक याद करो, बल्ब है, बल्ब यार प्याज लहसुन जैसा लगता है बल्ब, हाँ लगता है, याद कर लो बस, बल्ब देखते ही प्याज लहसुन याद आया। ट्यूबर, ट्यूबर तो किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गई वैसा ट्यूबर, ट्यूबर मतलब आलू, आलू याद रहना चाहिए। राइजोम जो मैंने अभी जमीकंद बोला था, जमीकंद मतलब जमीन के अंदर कंद बनना, प्रकंद बनना, तना बनना, वो है हल्दी और अदरक, ठीक है। तो बच्चा जैसे लिखा है वैसा का वैसा याद करना। ऐसा नहीं है कि अपन को अंडरग्राउंड स्टेम के 5 उदाहरण दो, ऐसे पेपर में नहीं आता है। पेपर में आता है जमीकंद का एग्जाम्पल है, प्रकंद का एग्जाम्पल है, तो अपन को इस तरीके से याद करना है। और डोंट वरी, जमीकंद के आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहेगा कि मेरा नाम राइजोम है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ 2 बार, हिंदी वाले बच्चे 2 बार मेहनत क्यों करें, इंग्लिश वाला एक ही बार करे और हिंदी वाले 2 बार करे, ये तो नाइंसाफी हुई। तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों को बराबर लेवल पे लाने के लिए हिंदी वालों को भी सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही याद करवाऊंगी मैं, ठीक है। ये होते हैं एग्जाम्पल अंडरग्राउंड के। अब ये तो अंडरग्राउंड के बताए मैंने, और जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, जो क्रीपर होते हैं, क्रीपर मतलब विसर्पी होते हैं, ठीक है, उसके एग्जाम्पल में बताती हूँ। अब ये दूसरा था, पहला रूट, दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम, तीसरा है जिसको बोलते हैं क्रीपर्स, आर्टिफिशियल के, चल कोई बात नहीं, क्रीपर्स। ये जो क्रीपर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल है इनके, तीनों के इंग्लिश में ही कराऊंगी। आप बोलो तो उसको हिंदी में लिख दूंगी, लेकिन बात इंग्लिश में करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी।
स्टोलन, दूसरा है ऑफसेट, और तीसरा है रनर। रनर को बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी। स्टोलन को बोलते हैं भूस्तारी, और ऑफसेट को बोलते हैं भूस्तारिका। एक सेकंड में देख लूं कि मैंने ये सब सही वर्ड लिखे हैं कि नहीं, भूस्तारिका और ये सब, हाँ सही है, ठीक है। स्टोलन, ऑफसेट, रनर, इसको इसी तरीके से याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब रनर का तो मैं, अपन देखते हैं गार्डन में अपन थोड़ी सी दूब लगाते हैं और वो पूरे गार्डन में छा जाती है दौड़ते हुए, 1 महीने के अंदर पूरे गार्डन में छा जाती है दौड़ते हुए। तो दौड़ते हुए, रनर का मतलब दौड़ना, तो दौड़ते हुए दूब घास, दूब घास। फिर दूसरा है स्टोलन, स्टोलन एस, एस से याद रखना स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। स्ट्रॉबेरी, और इसको एक फ्रेगेरिया भी बोलते हैं, फ्रेगेरिया, ठीक है। और लास्ट में है अपना ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जाम्पल बताएगा कोई? पिस्टिया आइकोर्निया, पिस्टिया आइकोर्निया, कमल का पौधा होता है ना जो पानी में रहता है, वो एग्जाम्पल होता है इसका, ठीक है। ये है अपना नेचुरली कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन होता है 3 तरीके का। पहला है जड़ से, जड़ वाला एग्जाम्पल बताया शकरकंद का, आइपोमिया बटाटा, ठीक है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड स्टेम से, अंडरग्राउंड स्टेम के मैंने 5 एग्जाम्पल बताए हैं। फिर होता है तीसरा क्रीपर, जो लैंड पे क्रीप करके होता है, अंडरग्राउंड नहीं होता है, उसके 3 एग्जाम्पल बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इस पे और इस पे तो 3 स्टार कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। समझ रहे हो? आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल। हाँ, एक मैं लीफ का बताना भूल गई थी, पत्ती का भी होता है, लीफ का होता है। जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम मतलब एक लीफ होती है ना, यहाँ इस लीफ में भी यहाँ पे छोटी छोटी रूट बनना स्टार्ट कर देती है और नया प्लांट बनाना स्टार्ट कर देती है। लीफ से भी नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। और एक होता है एरियल स्टेम, एरियल मतलब वायवीय तना, वायवीय तना का एग्जाम्पल होता है कैक्टस, नागफनी। वायवीय तना का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कैक्टस, नागफनी, ठीक है। बता दिया मैंने, ये होते हैं नेचुरल तरीके से, जो मैंने प्राकृतिक बताया था। अब मैं जो बता रही हूं ये है कृत्रिम। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बेसिकली 3 मेथड से होता है। पहला मेथड है कटिंग,
जिसको कलम बोलते हैं। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग, जिसको रोपण, कलम रोपण बोलते हैं। और तीसरा होता है लेयरिंग। ये चल नहीं रहा है। तीसरा होता है लेयरिंग, मतलब दाब लगाना। लेयरिंग मतलब दाब लगाना। अब दाब कैसे लगाएगा? एक तो जमीन के ऊपर दाब लग सकता है, एक वायु के अंदर दाब लग सकता है। तो होता है एक तो ग्राउंड लेयरिंग, और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग और दूसरा होता है एयर लेयरिंग। अब बच्चा मैं कुछ लिखाऊंगी नहीं, लिखा हुआ सब कुछ मैं सिर्फ समझाऊंगी आपको, ठीक है? अब ध्यान पूर्वक सुनो, सिर्फ सुनो, लिखाऊंगी नहीं कुछ भी। कटिंग, कटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? याद करो अपन फूल में भी अपन सबसे बेस्ट फूल होता है रोज का, गुलाब का। गुलाब को कभी गार्डनर को, कभी बगीचे में माली को देखा है कि गुलाब की जड़ लाके लगा रहा है? वो नहीं, गुलाब का सिर्फ तना लग जाता है। तना लगाने के लिए, जैसे ये गुलाब का प्लांट है, यहाँ से उसका तना तोड़ा, रूट वाला पार्ट तो वहीं पे छोड़ दिया, वहीं पे तू वापस फलता फूलता रहे। ऊपर वाला लेके आ गए, ऊपर वाला लेके आके उसको ऑक्सिन हार्मोन में डुबाया। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है रूट को इंड्यूस करता है, मतलब रूट जड़ बनने के लिए उसमें प्रेरित करता है। थोड़ा सा उसको रखा हार्मोन के अंदर, फिर उसको जमीन में बो दिया, ठीक है? लग गया, प्लांट लग गया गुलाब का। ये होता है कटिंग। ये आर्टिफिशियली करवाया, इसलिए अपन इसको आर्टिफिशियली कंक्लूड करते हैं। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग में ये होता है, ये एक तना है, ये एक तना है, इसको अपने ऐसे ऊर्ध्वाकार में, ऊर्ध्व मतलब ओब्लिक तरीके से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इसको अपन ने बोल दिया स्टॉक, और इसको अपन ने बोल दिया सियोन, ठीक है? इसको बोल दिया स्टॉक, इसको बोल दिया सियोन। और इसी तरीके से एक दूसरे प्लांट में भी स्टॉक सियोन दो लगा लिए। अब होता ये है कि अगर अपन को, जैसे ये है, ये वाला प्लांट जो है अपना, ये वाला जो प्लांट है, ये पूरा प्लांट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के लिए प्रतिरोधी है। मतलब इसकी जड़ों में किसी भी माइक्रोब्स का फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? तो ये रेजिस्टेंट है उस चीज के लिए, मतलब इसकी ना तो उसके कीटाणु लगते हैं, और इसकी लीफ भी बहुत अच्छी लगती है, और ये फल भी बहुत अच्छा देता है। ये वो वाला प्लांट है, ठीक है? और ये प्लांट वो है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसके फ्लावर्स बड़े अट्रैक्टिव है। मतलब जो ये पुष्प देता है वो बहुत आकर्षक पुष्प देते हैं, और इसकी मार्केट में खूब डिमांड है, ठीक है? अब अपन को चाहिए कि अपन को ये चाहिए कि दोनों के मिक्स से एक ऐसा प्लांट बने जिसमें दोनों चीजें आ जाए, मतलब जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी हो और जिसके फ्लावर भी बहुत अच्छी हो। तो कैसे होगा? दोनों को इस तरीके से काटो, इसका सियोन उठा के इसके सियोन की जगह रिप्लेस कर दो, इसका सियोन इसकी जगह रिप्लेस कर दो, और उसको एक जहाँ पे ये कट लगा है वहां से गीली मिट्टी से उसको बांध दो, और गीली मिट्टी को बार बार उस पर पानी का छिड़काव करते रहो, कम से कम 1 महीने तक, जब तक ये वापस इस पे अटैच नहीं हो जाता। क्या मैडम इतना सस्ता होता है यहाँ पे अटैच होना? इतना इजी होता है तो हम भी बना लेते हैं हमारे घर पे। नहीं होता है, नहीं होता है। इसके लिए सबसे बड़ी डिमांड क्या होती है? वेस्क्यूलर कैम्बियम का मौजूद होना। संवहनी एधा, संवहनी एधा वो एधा होती है जो जाइलम और फ्लोएम दोनों को रखती है। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाएगा, फ्लोएम क्या करेगा? ऊपर जो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा है वो नीचे तक पहुंचाएगा। अगर इन दोनों के संवहनी एधा एक दूसरे से मिल गई और दोनों ने, जाइलम और फ्लोएम दोनों ने कंडक्टिंग पाइपलाइन का वापस से निर्माण कर लिया, तो बन जाएगा, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन सबसे बड़ी डिमांड संवहनी एधा की है इसमें, ठीक है? ये वाला था अपना ग्राफ्टिंग।
और ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में ही करवाया जाता है, नॉर्मल बगीचों में या फिर नॉर्मल माली इस प्रोसेस को करवाने में इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, अब आता अपना लेयरिंग। लेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं दाब लगाना, दाब लगाना। ठीक है, अब ये दाब कैसे लगाया जाता है? ये दाब लगाया जाता है या तो ग्राउंड पे, मतलब या तो धरातल पे, या फिर लगाया जाता है वायु में। ठीक है, वायु में दाब लगाने को बोलते हैं गूटी दाब। गूटी। ठीक है, अब ये कैसे होता है? कैसे होता है ये? पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जो वायुदाब ग्राउंड पे लगेगा उसके एग्जाम्पल है चमेली मोगरा, चमेली मोगरा। और जो दाब वायु में लगेगा, जो गूटी दाब जिसको बोलते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना नींबू या फिर लीची। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर कोई भी प्लांट है, मीन्स ये प्लांट है, इसकी ये सब ब्रांचेस निकली हुए है, ये सब फ्रूट वगैरह, लीफ वगैरह सब बहुत अच्छा, बहुत वुडी प्लांट है, ये शाकीय प्लांट है, बहुत बड़ा कंडक्टिंग सिस्टम है इसका। तो इसमें ये होता है कि इस प्लांट से अपन को सेम एज इट इज दूसरा प्लांट अपन को बनाना है, तो वो चीज होगी ग्राउंड लेयरिंग में। ग्राउंड लेयरिंग बेसिकली शाकीय पादपों में होता है। इसमें ये होता है कि जो एक शाखा जो है, जो भूमि के थोड़ा सा नजदीक है, उस शाखा को नीचे खींच लाओ, ऐसे नीचे खींच के उस पर कट लगा लो जगह जगह। जहां जहां कट लगाए हैं वहां, जैसे नीचे खींच के जहां जहां कट लगाए वहां ऊपर गीली मिट्टी से उसको दबा दो, दबा दो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको कट लगा के, कट तो ऐसे लगा दिया, फिर इसको अगर दबाने की प्रोसेस करें अपन, तो यहां से दब जाएगा, यहां से दब जाएगा, यहां से दब जाएगा। ठीक है, दबा, फिर इसको गीली मिट्टी से ढक दो। गीली मिट्टी से ढकने के बाद उसको हर 2 दिन में 3 दिन में पानी से छिड़काव देते रहो, और चाहो तो ऊपर से फर्टिलाइजर्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, एसिड्स, जिब्रेलिन एसिड, हार्मोन्स, ये सब भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आफ्टर सम टाइम अपन ये चीज देखते हैं कि उन तीनों में से तीनों के तीनों नए प्लांट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना ग्राउंड लेयरिंग। ये ग्राउंड लेयरिंग सबसे ज्यादा चमेली, मोगरा, स्ट्रॉबेरी, ये सब प्लांट में बहुत करवाया जाता है। दूसरा होता है एयर लेयरिंग। इसका मतलब होता है गूटी दाब लगाना। गूटी दाब नींबू चमेली में लगता है। इसमें क्या होता है, जो अपना नींबू का प्लांट होता है, नींबू का प्लांट होता है, तो उसमें जो ये रिंग होती है, बार्क जिसको छाल बोलते हैं, इस छाल को एक रिंग में निकाल लेते हैं पूरी। अब ये जो मैं आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगी ना, उसमें समझ में आएगा कि कैसे निकाल सकते हैं। प्लांट एनाटॉमी में आपको समझ में आएगा कि 3 तरीके के टिश्यू होते हैं, जो अंदर से बाहर की तरफ होते हैं। जो लास्ट में जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यू का सबसे डैमेज, मतलब डेड पार्ट होता है, जिसको छाल बोल देते हैं, जिसके थ्रू किसी भी ना फ्लोएम का ना जाइलम का किसी का भी कंडक्शन नहीं होता है, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। तो उस छाल को निकाल के, वलया तरीके से निकाल के, फिर उस छाल की जगह अपन एक पॉलीथीन के अंदर जो अपने उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो काऊ डंक होता है, गाय का गोबर होता है, पानी होता है, ये सब भर के फिर उस वलय की जगह उसको ढक देते हैं उस पॉलीथीन से। ढकने के बाद काफी समय बाद, मीन्स कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, 1-2 महीने के बाद अपन देखते हैं
कि वहाँ पे जड़ निकलना शुरू कर देती है। जैसे ही वहाँ पे जड़ निकलना शुरू कर देती है तो उस प्लांट को वहाँ से कट कर देते हैं, ऐसे कैसे थैली समेत उठा के दूसरी जगह रोप देते हैं। तो जैसे दूसरा वृक्षारोपण करते हैं ना, वैसे दूसरा वृक्ष ऐसे कैसे खड़ा हो जाता है, और जो नया जो पहले से था उसमें से वो कटने के बाद वापस से वो तो ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। तो बन गया ना एक प्लांट से दूसरा प्लांट। इसको बोलते हैं गूटी दाब लगाना। इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये सारा 3 बताए मैंने, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। कटिंग होता है अपना रोज के अंदर, ग्राफ्टिंग के लिए भी चमेली वगैरह में होता है, और ग्राफ्टिंग में ये होता है कि मैंगो में ग्राफ्टिंग करवाई जाती है। आम इसका बेस्ट एग्जांपल है, आम, ठीक है। और इसके लिए सबसे क्या जरूरी है, सबसे डिमांड किस चीज की होती है, वेस्कुलर कैम्बियम का प्रेजेंट होना। वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगी तो एक सियोन से एक स्टॉक के अंदर अगर अपन लगा भी देंगे तो वो कनेक्शन नहीं बन पाएगा, तो प्लांट पानी की अनुपलब्धता की वजह से मर जाएगा, ठीक है। अब अपन नया टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब अपना नया जो टॉपिक है वो है पूंजनीय अगुणित पादप। मैं वही हिंदी में वर्ड देख रही थी उसका कि क्या होता है पूंजनीय अगुणित पादप, जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट, इसको सबसे पहले, अरे यही चलाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। इसको सबसे पहले हेबरलैंड ने इसका सिद्धांत दिया था। हेबरलैंड ने सबसे पहले इसका सिद्धांत दिया था। ये होता ये है, ये टोटिपोटेंसी पे आधारित होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कोशिका को अगर अपन कल्चर मीडिया में संवर्धन करवाया जाता है, संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाता है, तो उससे अगर नए प्लांट का निर्माण हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। अब ये किसने करवाया था? ये करवाया था गुहा और माहेश्वरी ने। गुहा माहेश्वरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये करवाया था। जो नर जननांग का जो परागकोश था ना, एंथर, जिसको एंथर बोल रहे थे, मैंने एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, याद आई? ये एंथर की परागकोश की संरचना बनाई थी मैंने। तो ये जो इस परागकोश को अगर अपन कल्चर माध्यम में लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर अगर कल्चर माध्यम में अपन उसका करवाते हैं, संवर्धन करवाते हैं, तो इसकी जो भित्ति थी ना, परागकोश भित्ति, ये तो द्विगुणित पादप बना लेती है, और जो इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे थे, परागकण, वो अगुणित पादप बना लेते हैं। तो द्विगुणित और अगुणित दोनों पादपों का निर्माण हुआ। तो जो अगुणित पादप बने थे ना, उसको बोल दिया एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट। और इसको सबसे बड़ी चीज अपन को याद रखने की है, ये टोटिपोटेंसी पे आधारित है। समझ में आ गया? तो इसमें लिख लो गुहा माहेश्वरी, गुहा माहेश्वरी, और दूसरा लिखो टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब है किसी भी अगुणित कोशिका का अगर संवर्धन माध्यम में संवर्धन करवाने से अगर किसी प्लांट का, पूरे के पूरे प्लांट का निर्माण हो जाता है,
तो उस माध्यम उस प्रोसेस को बोलते हैं टोटिपोटेंसी। समझ में आ गई बात? बस इसका इतना ही याद रखने का होता है। अब मैं नेक्स्ट एक चीज लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं, वो है पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। क्या मतलब होता है बहुभ्रूणता? हाँ बताओ। एक सीड, एक से ज्यादा एम्ब्रियो। बहु मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, मतलब एक सीड होना, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का बनना। तो मतलब वन सीड बट मोर देन वन एम्ब्रियो। समझ में आया जो मैंने लिखा? एक सीड होना, सीड के अंदर ही तो भ्रूण बनता है। एक सीड होना, लेकिन एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना। अब ये भी दो तरीके का होता है, ठीक है? एक होता है ट्रू एम्ब्रियोनी, एक होता है फॉल्स एम्ब्रियोनी, ठीक है? अब ट्रू एम्ब्रियोनी ये होता है कि एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल मतलब बीजांड, बीजांड तो एक है, लेकिन एक बीजांड से एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना। हिंदी में लिखती हूं, एक बीजांड एक से ज्यादा भ्रूण। दूसरा पेन लेने दो। ये है ट्रू एम्ब्रियोनी, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। में बताती हूं कि डिफरेंस क्या होता है। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी जो होती है उसमें ये होता है कि एक बीजांड होता है, एक बीजांड के अंदर क्या हुआ, एक बीजांड के अंदर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक हो जाते हैं। एम्ब्रियो सेक क्या होते हैं? भ्रूण कोश। एक बीजांड है और एक ही भ्रूण कोश है। मैं बताऊं क्या? ये इसकी बात कर रही हूं मैं। ये था अपना बीजांड, ये अपना बीजांड था ना पूरा। अब मैं बोलना चाह रही हूं जो सत्य बहुभ्रूणता है उसके बारे में बताना चाह रही हूं कि अगर एक पूरा बीजांड हो, एक बीजांड के अंदर एक ही भ्रूण कोश हो, लेकिन जो यहाँ पे अंड कोशिका से जो बीज बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, उस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण हो, एक से ज्यादा भ्रूण हो, इसको बोलते हैं ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है? अब मैं फॉल्स का बताती हूँ। फॉल्स में ये होता है एक बीजांड एक से ज्यादा भ्रूण कोश और फिर एक से ज्यादा भ्रूण। ये होता है अपना फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी और ये बेसिकली मिलता है संतरे में। ये वाला मिलता है संतरे में। और इसको जो अपनी फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है, अब अब दोनों में डिफरेंस बता दूं। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो सत्य बहुभ्रूणता है उसमें बीजांड एक होता है और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश भी एक होता है, ये भी एक होता है, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा भ्रूण बन जाते हैं। और उसमें क्या होता है, बीजांड तो एक होता है लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो से एक ही धोखा दे जाता है, मतलब भ्रूणकोश ही धोखा दे जाता है, एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा भ्रूणकोश होगा
तो ऑब्वियसली अंदर भ्रूण भी एक से ज़्यादा ही होंगे। उसका एग्जाम्पल है संतरा। अब ये जो फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है ये एक तरीके से अपस्थानिक भ्रूणता का ही एग्जाम्पल है। कैसे? अपस्थानिक भ्रूणता में क्या हो रहा था? अपस्थानिक भ्रूणता में हो रहा था कि भ्रूण का निर्माण न्यूसेलस या फिर अध्यावरण की कोशिका कर रही थी। तो इसमें यही तो हो रहा है। ये भ्रूणकोश कहाँ से बनेगा? एक से ज्यादा भ्रूणकोश या तो बीजांडकाय की कोशिका बनाएगी या फिर अध्यावरण की कोशिका बनाएगी, वही बनाएगी। ठीक है, ये एक से ज्यादा भ्रूणकोश कैसे हो जाएगा? या तो ये बीजांडकाय की कोशिका, ये जो अंदर न्यूसेलस है, या तो ये एक और भ्रूणकोश बना लेगा, या फिर जो आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट है ये पूरा, ये भी एक और भ्रूणकोश बना सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अब ये चैप्टर आज मेरी तरफ से पूरा खत्म है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का टॉपिक, एनसीईआरटी का चैप्टर मैंने पूरा कवर कर लिया है। पूरा का पूरा एक भी चीज़ एनसीईआरटी की नहीं छूटी है। और मैंने जहाँ जहाँ पे एनसीईआरटी का बोला है आपको कि ये ज़रूरी है, उसको स्टार मार्क करना, क्योंकि एनसीईआरटी तो अपन को 100% पढ़नी है। अब रही बात अपनी मॉड्यूल शीट की। मॉड्यूल शीट पे मैंने जो जो छोड़ा है वो बता देती हूँ मैं। मॉड्यूल शीट में मैंने छोड़ा है, एक तो चार्ट छोड़े हैं डिफरेंस के। किस किस के डिफरेंस के? एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो सैक में क्या डिफरेंस है, एक भी मोनोकोट और डाइकोटिलिडीन डेवलपमेंट में क्या, जो बीज का डेवलपमेंट हुआ था उसमें क्या अंतर है। ऐसे अंतर वाली 3-4 इंडेक्स है वो छोड़ी है। वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद वो चीज़ें अगर आप अंतर समझ पा रहे हो तो मतलब मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप खुद से अंतर खुद से निकाल पा रहे हो। दूसरी चीज मैंने छोड़े हैं स्पेशल पॉइंट्स। अगेन आई एम सेइंग टू यू कि स्पेशल पॉइंट आप ही के लिए है, वो पॉइंट मेरा यहाँ पे लिखने के लिए नहीं है, लेकिन उस स्पेशल पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो आप शीट प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अपना मैं आज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में दे दूंगी। नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन मार्क सर्कल कर लेना, नेक्स्ट वाली क्लास में बता देना कि ये वापस समझा दो, तो मैं वापस समझा दूंगी, या फिर जैसे भी कांटेक्ट करके अपन उस चीज़ को रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन ये चैप्टर के साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ, और एनसीईआरटी ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी के 5 ही या 5 से 6 ही पेजेस आते हैं जो इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, वो पढ़ना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जेनेटिक्स के साथ। ओके बाय।
उसको मैंने कर दिया था, इसको आप कर दीजिए। वापस से बताना है इसका पासवर्ड। 2553। मैं 2355 टाइप कर रही थी इधर से।